दोस्तों, अब तक मैं दी बॉर्न सीरीज की 2 मूवीज आपके सामने ला चुका हूँ, जिसमें पहले थी दी बॉर्न आइडेंटिटी और दूसरी थी दी बॉर्न सुपरमेसी। इसलिए आज मैं आपके सामने इससे आगे की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दी बॉर्न अल्टीमेटम। उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी सीरीज पसंद आ रही है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज की पहले की 2 मूवीज को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको ये मूवी भी ठीक से समझ में आ जाए। दोनों मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म दी बॉर्न सुपरमेसी हमें छोड़कर गई थी। हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न बुरी तरह से घायल हालत में रूस से निकल रहा होता है और उसके पीछे रूसी पुलिस लगी हुई है, जो उसे हर हाल में पकड़ना चाहती है। अब काफी मुश्किल से उनका पीछा छुड़ाने के बाद बॉर्न एक छोटी सी डिस्पेंसरी में पहुंचता है, जहां वो अपने जख्मों का इलाज खुद करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है तो उसके दिमाग में फिर से पुराने मिशंस की झलकियां उभरने लगती हैं। अलग अलग शहर, कमरे, चेहरे, गोलियों की आवाज और ये विजन्स उसे एक बार फिर मेंटली झकझोर देते हैं। अब वो इन उलझी हुई यादों से जूझ ही रहा होता है कि अचानक वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पहचान कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ बॉर्न मजबूती के साथ उनसे भिड़ता है और दोनों को काबू में करके वहाँ से निकल जाता है। अब कट होकर कहानी सीधे CIA के हेडक्वार्टर में चल रही एक मीटिंग पर आती है। यहाँ पामेला लैंडी वही टेप सबके सामने रखती है, जिसमें वार्ड अबॉट ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। $20 मिलियन की चोरी, ट्रेड स्टोन की साजिश और जेसन बॉर्न को फंसाने का पूरा खेल। और उसके बाद कुछ देर तक अबॉट और ग्रेट कोव के बारे में चर्चा होती है, लेकिन बात आखिर में आकर फिर से जेसन बॉर्न पर ही टिक जाती है। उनकी इन बातों से साफ लगता है कि भले ही केस ऑफिशियली लगभग सुलझ चुका हो, लेकिन CIA के लिए जेसन बॉर्न अभी भी एक ऐसी पहेली और खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी इस कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है, एक रिपोर्टर जिसका नाम है साइमन रॉस। असल में साइमन एक बड़े अखबार के लिए काम करने वाला खोजी पत्रकार है, जो ऑपरेशन ट्रेड स्टोन के बारे में गुप्त रूप से जांच कर रहा है। हम उसे एक कैफे में अपनी खबरी से मिलते हुए देखते हैं, जहां उसे पहली बार जेसन बॉर्न का नाम, ट्रेड स्टोन और एक नए गुप्त प्रोजेक्ट ब्लैक ब्रायर के बारे में जानकारी मिलती है। और उसी पल से बॉर्न उसका सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है इस केस को सुलझाने के लिए। थोड़ी ही देर बाद कहानी हमें पेरिस ले जाती है, जहां बॉर्न मैरी के भाई मार्टिन से मिलने पहुंच जाता है। वो मार्टिन को सच सच बताता है कि वो उसकी बहन से सच्चा प्यार करता था। दोनों भारत के गोवा में साथ रहते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उसे मारने के लिए हमला किया और उस हमले में मैरी की जान चली गई। ये बात सुनकर मार्टिन के लिए ये दुख सहना आसान नहीं होता, लेकिन बॉर्न कम से कम इतना करना चाहता है कि मैरी के परिवार को सच पता हो कि उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि CIA और उसके दुश्मनों के बीच के गुप्त गेम के कारण हुई है। उधर दूसरी तरफ साइमन लंदन में अपने एडिटर से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है जो उसे अपने इन्फॉर्मर से पता चली है। लेकिन जैसे ही ये बातें उसके ऑफिस में रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट होती हैं, वैसे ही इसकी खबर CIA तक भी पहुंच जाती है और एजेंसी में तुरंत हड़कंप मच जाता है कि इतनी गुप्त जानकारी एक रिपोर्टर तक कैसे लीक हो गई। इसके बाद CIA साइमन रॉस पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसके फोन, उसके मूवमेंट्स, उसकी मीटिंग्स सब ट्रैक पर आ जाते हैं। इसी दौरान हमें CIA के नए डायरेक्टर नोआ वॉजेन से भी परिचय कराया जाता है, जिसे अबॉट के बाद इन गुप्त प्रोग्राम्स की सफाई और कंट्रोल के लिए लाया गया है, लेकिन वो भी ब्लैक ब्रायर जैसे छुपे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बॉर्न जब अखबार पढ़ रहा होता है तो उसकी नजर एक बड़ी हेडलाइन पर पड़ती है। आखिर जेसन बॉर्न कौन है? वो अपना नाम अखबार में देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि उसकी पहचान और उसके पुराने मिशंस के बारे में इतनी डिटेल किसके पास हो सकती है, जो ये सब दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द ही पता चलता है कि ये आर्टिकल उसी रिपोर्टर साइमन रॉस ने लिखा है, जिसने न सिर्फ बॉर्न के बारे में बल्कि मैरी तक के बारे में जानकारी छाप दी है। यहीं से बॉर्न के दिमाग में एक नया नाम दर्ज हो जाता है, साइमन, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि जिस इंसान के पास ये सब राज हैं, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा सोर्स होगा जो उसका पुराना CIA कनेक्शन उजागर कर सकता है। बॉर्न अब सीधे साइमन से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन समस्या ये है कि CIA पहले से ही साइमन के हर कदम पर नजर रख रही होती है, इसलिए उन्हें तुरंत अंदाजा हो जाता है कि वो किसी तरह जेसन बॉर्न के संपर्क में आ रहा है और एजेंट्स हर उस लोकेशन पर मौजूद हो जाते हैं जहां साइमन जाता है। बॉर्न को भी इस बात की भनक लग जाती है कि साइमन अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ CIA की आंखें लगी हुई हैं। इसीलिए वो एक चाल चलता है
वो एक नया फोन खरीदता है और भीड़ के बीच से गुजरते हुए चुपके से वही फोन साइमन की जेब में डाल देता है ताकि वो खतरनाक ट्रेस वाले चैनल से हटकर एक सुरक्षित लाइन पर उससे बात कर सके। इसके बाद वो उसी छुपे हुए फोन पर साइमन को फिर से कॉल करता है और भीड़ भाड़ वाली जगहों के बीच उसे नेविगेट करने लगता है, कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, किस एग्जिट से निकलना है, ताकि CIA की निगरानी से बचते हुए वो सीधे उससे आमने सामने बात कर सके। हालांकि CIA के लोग हर जगह फैले होते हैं, फिर भी बॉन अपनी ट्रेनिंग और समझदारी से सही समय पर सही जगह पर पहुंचकर साइमन के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो सबसे पहला सवाल यही करता है, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? साइमन बताता है कि उसके पास एक इन्फॉर्मर है जिसने उसे ट्रेड स्टोन, ब्लैक ब्रायर और जेसन बॉर्न से जुड़ी सारी जानकारी दी है। बॉर्न उससे पूछता है कि उसके इन्फॉर्मर ने और क्या बताया, तो साइमन कहता है कि तुम्हारे अलावा उसने एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बताया है, ब्लैक ब्रायर, जो ट्रेड स्टोन के बाद एक अगला गुप्त प्रोग्राम है। ये नाम सुनते ही बॉर्न समझ जाता है कि खेल अभी भी CIA के अंदर जारी है। अब बॉर्न साइमन पर दबाव डालता है कि वो अपने इन्फॉर्मर का नाम और लोकेशन बताए, लेकिन साइमन डर के मारे कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे खुद अपनी जान का भी डर है और अपने सोर्स की सुरक्षा की चिंता भी। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। CIA के एजेंट्स साइमन के और करीब पहुंचने लगते हैं और वो घबराकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ फोन पर बॉर्न उसे स्पष्ट चेतावनी देता है कि वो जहाँ है वहीं रुका रहे, बाहर ना निकले, वरना बाहर बैठे एजेंट उसे शूट कर देंगे। लेकिन साइमन डर के मारे उसकी बात नहीं मानता और भागते भागते बाहर खुले एरिया में आ जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो ऊंचाई पर बैठे एक एजेंट की गोली उसे जा लगती है और साइमन वहीं गिरकर मर जाता है। उसके साथ ही वो जुबानी सबूत भी खत्म हो जाता है जो सीधे CIA के अंदर के गहरे राज तक पहुंच सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न इंटरनेट पर बैठकर साइमन की कही हुई बातों में छुपे संकेतों को सर्च कर रहा है, खासकर सिविल और मार्बल जैसे शब्द जिन्हें साइमन ने अपने सोर्स के बारे में बताते हुए इशारों में जिक्र किया था। इन कीवर्ड्स को जोड़ते जोड़ते उसे सिविलियन मैरीटाइम, सिविल मैरीटाइम, सिविल एंड मार्बरी जैसे नामों से जुड़े कुछ रजिस्टर्ड कंपनियां और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिनसे धीरे धीरे उसके इन्फॉर्मर की पहचान की तरफ इशारा होने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम साइमन के उसी इन्फॉर्मर को देखते हैं जो अकेले में बैठकर अपने सारे कागज, फाइलें और सबूत नष्ट कर रहा होता है ताकि कोई उसके पीछे की कड़ी तक पहुंच ना सके। सब कुछ जलाकर मिटाकर साफ करने के बाद वो जगह छोड़ देता है और गायब हो जाता है। लेकिन तब तक CIA भी उसकी फाइलों और साइमन से जुड़े हर डेटा को खंगालकर उसके बारे में काफी कुछ पता लगा चुकी होती है। अब CIA की जांच से ये सामने आता है कि ये इन्फॉर्मर पहले ट्रेड स्टोन और फिर ब्लैक ब्रायर से जुड़ा हुआ था और उसका नाम है नील डैनियल्स। यानी ये वही आदमी है जो एजेंसी के सबसे छुपे हुए गुप्त प्रोग्राम्स की असली सच्चाई जानता था और अब वो अपने बचाव के लिए सब कुछ मिटाकर कहीं और भागने की कोशिश कर रहा है। इधर बॉर्न इन्हीं सुरागों का पीछा करते हुए सिविल और मार्बरी नाम के ऑफिस तक पहुंचता है, जहां से उसे पता चलता है कि नील डैनियल्स वही इन्फॉर्मर है और वो भी पहले ट्रेड स्टोन का हिस्सा रह चुका है। अब जेसन बॉर्न नील को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी याददाश्त, उसके पुराने मिशन और CIA की मौजूदा साजिशों के बीच की सबसे अहम कड़ी यही आदमी हो सकता है। दूसरी तरफ CIA वाले भी नील को तलाश रहे हैं, इसीलिए ये एक दौड़ बन जाती है, कौन पहले नील डैनियल्स तक पहुंचेगा, बॉर्न या CIA। इसी सिलसिले में CIA फिर से निकी पार्सन्स को पकड़ती है क्योंकि वो भी पहले ट्रेड स्टोन की मेंबर रह चुकी है और उन्हें लगता है कि निकी को जरूर नील के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। लेकिन CIA को उससे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती क्योंकि निकी या तो सचमुच ज्यादा नहीं जानती या जानकर भी एजेंसी पर भरोसा नहीं कर रही है। कुछ समय के बाद जब बॉर्न नील की तलाश में अलग अलग लोकेशंस पर घूम रहा होता है तो उसकी मुलाकात अचानक निकी से हो जाती है। यहाँ निकी पहले की तरह दुश्मन जैसा नहीं बल्कि लगभग एक साथी की तरह व्यवहार करती है। वो बॉर्न को बताती है कि नील डैनियल्स कहाँ मिलने वाला है, यानी उसका अगला ठिकाना कहाँ है। उसके अंदाज से साफ लगता है कि अब उसकी पूरी सहानुभूति बॉर्न के साथ है और वो दिल से चाहती है कि वो CIA के इस गंदे खेल से बाहर निकल सके और सच तक पहुंच पाए। इसके बाद निकी बॉर्न को नील डैनियल्स के बारे में और भी गहराई से बताती है कि वो पहले कैसे ऑपरेशन ट्रेड स्टोन और फिर ब्लैक ब्रायर से जुड़ा, कई मिशंस में उसका नाम आया और किस तरह से उसने अंदर की बातें बाहर लीक करना शुरू की। वो बताती है कि नील इस वक्त टैंजियर शहर में छुपा है और वहीं पर उससे मिलने वाला है। साथ ही ये भी कि वो खुद भी बॉर्न के साथ वहां जाकर उसकी मदद करना चाहती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न और निकी दोनों मिलकर टैंजियर के लिए निकल पड़ते हैं ताकि नील तक CIA से पहले पहुंच सके। उधर CIA वाले नील डैनियल्स को जिंदा पकड़ने के बजाय उसका कॉन्ट्रैक्ट एक किलर को सौंप देते हैं और उसे साफ आदेश देते हैं कि वो नील को खत्म कर दे ताकि कोई सबूत या गवाही ना बच पाए। अब जैसे ही ये जानकारी इंटरनल नेटवर्क पर चलती है तो निकी को भी अंदाजा हो जाता है कि नील को मारने के लिए कोई भेजा गया है और CIA ने उसकी लोकेशन किलर के साथ शेयर कर दी है। वो सिस्टम के अंदर जितना हो सके उतना दखल देती है, लोकेशन डेटा में बदलाव कर देती है ताकि नील को थोड़ा समय मिल सके और किलर उल्टी दिशा में भटक जाए। लेकिन यही बदलाव CIA को शक में डाल देता है कि निकी अब पूरी तरह से जेसन बॉर्न के पक्ष में जा चुकी है। इसलिए वो उसी किलर को नया ऑर्डर देते हैं कि पहले नील डैनियल्स को खत्म करो और उसके बाद मौका मिले तो निकी और जेसन बॉर्न दोनों को भी रास्ते से हटा दो। इधर किलर उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां नील छुपा हुआ होता है। वो वहां एक कार और कमरे में बॉम्ब प्लांट करता है और नील के वहां आने का इंतजार करने लगता है ताकि एक ही धमाके में सब कुछ साफ हो जाए। फिर उसी समय हम देखते हैं कि बॉर्न भी उसी शहर में तेजी से नील को बचाने के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि CIA अब अपने गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन बॉर्न ठीक समय पर नील तक नहीं पहुंच पाता और जैसे ही नील गाड़ी के पास आता है एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे नील डैनियल्स उसी बॉम्ब की चपेट में आकर वहीं मारा जाता है और उसके साथ उसके पास मौजूद कई सारे राज भी जल जाते हैं। उधर दूर खड़ा बॉर्न ये सब देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि अब किलर की अगली मंजिल निकी होगी, क्योंकि ऑर्डर साफ साफ 3 नामों के लिए थे, नील, निकी और जेसन बॉर्न। इसलिए वो बिना समय गवाए टैंजियर की भीड़ भरी गलियों में निकी की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसे मारने से पहले वो किलर तक पहुंच सके। उधर निकी को भी शहर में हुए बड़े धमाके की खबर मिल जाती है और उसके चेहरे के भाव से साफ समझ में आता है कि वो जोड़ घटाकर समझ चुकी है कि यह धमाका नील के लिए ही किया गया था और अब अगला नंबर शायद उसका ही हो सकता है। फिर वो तुरंत वहां से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वही किलर लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। इसी भागम भाग में हम देखते हैं कि उस किलर के पीछे खुद जेसन बॉर्न भी लगा हुआ है। अब कुछ देर तक ये दौड़ छतों, गलियों और संकरी सीढ़ियों पर चलती है और आखिरकार बॉर्न उस किलर तक पहुंच जाता है जहां दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे बॉर्न की ट्रेनिंग और अनुभव भारी पड़ता है और आखिर में वो उस किलर को मारकर निकी की जान बचा लेता है। अब जैसे ही ये किलर मारा जाता है CIA वालों को उसके हार्ट बीट और ट्रांसमिशन के बंद होने से तुरंत संकेत मिल जाता है कि उनका ऑपरेशन फिर से फेल हो चुका है और बॉर्न एक बार फिर से उनके प्लान से एकदम आगे निकल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि निकी और बॉर्न एक होटल के कमरे में छुपे हुए होते हैं जहां दोनों कुछ समय के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ पर निकी बॉर्न को उसके अतीत के बारे में और भी गहरी बातें बताती है, कैसे उसे चुनकर लाया गया, कैसे उस पर मानसिक और शारीरिक प्रयोग किए गए, उसकी पहचान को तोड़कर एक नए हथियार की तरह बनाया गया और फिर उसे दुनिया भर में मिशंस पर भेजा गया जहां उसने जाने अनजाने कितने ही लोगों की जान ली। अब निकी उसे कुछ फाइलें देती है जिसमें उसकी ट्रेनिंग, टाइटनिंग प्रोग्राम, फेक आइडेंटिटीज और पुराने असैसिनेशंस की लिस्ट दर्ज होती है। इन सबको देखकर बॉर्न को गहराई से एहसास होता है कि CIA ने उसे एक इंसान से ज्यादा एक राक्षस बना दिया है। ये सब देखने और समझने के बाद हम निकी को देखते हैं जो बाथरूम में जाकर अपने बाल काट रही होती है ताकि उसकी पहचान बदल जाए और लोग उसे आसानी से पहचान ना सकें। उसे पता है कि अब वो भी CIA की हिट लिस्ट में आ चुकी है और एजेंसी उसे भी एक लीक और खतरा मानकर किसी भी कीमत पर खत्म करने की कोशिश करेगी। इसलिए बॉर्न उसे साफ कहता है कि उसे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए, किसी नए शहर, नए नाम और नई जिंदगी के साथ, क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब निकी बिना बहस किए उसकी बात मान लेती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वहां से निकल जाती है, जबकि बॉर्न अपने अगले कदम की तैयारी में लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद बॉर्न फिर से उसी जगह पर लौटता है जहां नील डैनियल्स मारा गया था। वो वहां के जले हुए मलबे, टूटी हुई फाइलों और राख के बीच सुराग ढूंढने लगता है और वहीं उसे एक छोटा सा जला हुआ लेकिन पढ़ने लायक कागज मिलता है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है और ये एड्रेस होता है नोआ वॉजन के ऑफिस से जुड़ी किसी जगह का। ये देखकर बॉर्न को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारी डोरियां, ट्रेड स्टोन, ब्लैक ब्रेयर, नील की हत्या, साइमन की मौत, सब कहीं ना कहीं उस नए CIA बॉस और उसके नेटवर्क से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस कड़ी का पीछा करते हुए वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है जहां नोआ वॉजन का ऑफिस और CIA का बड़ा सेटअप मौजूद है। न्यूयॉर्क पहुंचकर बॉर्न को अच्छी तरह से पता होता है कि वो सीधे वॉजन से नहीं मिल सकता, इसीलिए वो एक अलग रास्ता चुनता है।
बातों बातों में वो लैंडी से कहता है कि उसे उससे मिलना है, जबकि दूसरी तरफ लैंडी भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन CIA की निगरानी के बीच में वो ये बात सीधे सीधे नहीं कह सकती। इसीलिए वो एक कोडेड तरीके से बात करती है। वो उससे कहती है कि वो उसे उसका डेट ऑफ बर्थ बताना चाहती है, और फिर जो नंबर और डिटेल्स वो बोलती है वो असल में उसकी जन्मतिथि नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के एक खास लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जहां वो उसे मिलने के लिए इशारा कर रही होती है। बॉन इतना समझदार होता है कि तुरंत इन डेट को पढ़कर समझ जाता है कि ये दरअसल कोऑर्डिनेट्स हैं, और लैंडी उसे शहर की किस जगह पर मिलने का संकेत दे रही है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। लैंडी ने ये कोड इसीलिए इस्तेमाल किया था कि CIA के बाकी लोग इस बात को ना पकड़ सके, लेकिन नोआ वॉजेन और उसके लोग भी कम चालाक नहीं हैं। वो भी बातों के बीच के इन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ लेते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि बॉन और लैंडी कहाँ मिलने वाले हैं। इसलिए वो अपने सारे एजेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को उसी लोकेशन की तरफ भेज देते हैं, और पामेला लैंडी की मूवमेंट पर भी सख्त नजर रखने लगते हैं। यहीं पर हमें बॉन की असली चालाकी देखने को मिलती है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि CIA उसके हर कॉल, हर कोड और हर इशारे को इंटरसेप्ट करेगी, इसीलिए वो इस पूरे सेटअप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जब CIA के ज्यादातर लोग उस मिलने वाली जगह पर लैंडी का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं, तभी बॉन उल्टी दिशा में जाता है और सीधा CIA के हेड ऑफिस में घुसने का मौका हासिल कर लेता है। वो वहाँ बिल्डिंग के सिक्योरिटी लेवल्स को पार करता हुआ अंदर पहुँचता है और सीधे नोआ वॉजेन के ऑफिस और उससे जुड़े सेक्शन में जाकर फाइलों और गुप्त डॉसियर को देखने लगता है। यहाँ उसे ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ब्लैक ब्रेयर से जुड़ी बहुत सारी छुपी हुई जानकारियां मिलती हैं। किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफिशियली खत्म दिखाए गए, लेकिन असल में नए नामों और नए बजट के साथ जारी रखे गए। यहाँ उसे उन लोगों के नाम भी दिखाई देते हैं जिन्हें CIA ने दुनिया भर में क्लीन अप के नाम पर मरवा दिए। एजेंट्स, गवाह, राजनेता, बिजनेसमैन। और उसे साफ हो जाता है कि ये पूरा नेटवर्क अब भी एक्टिव है, बस परतें बदल गई हैं। ये सब देखकर बॉन समझ जाता है कि अगर उसे अपनी कहानी सचमुच खत्म करनी है तो उसे सिर्फ भागना नहीं, बल्कि इस सिस्टम की जड़ों तक पहुंचकर असल सच दुनिया के सामने लाना होगा। और इसी सोच के साथ वो वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में CIA वालों को पता चल जाता है कि जेसन बॉर्न उनके न्यूयॉर्क ऑफिस के अंदर घुस चुका था और सीधा नोआ वॉजेन के कमरे से फाइलें लेकर निकल गया है। ये बात नोआ के अहंकार और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। इसलिए वो गुस्से में तुरंत ब्लैक ब्रेयर के एक खतरनाक एजेंट को बॉन के पीछे भेजता है, उसे हर हाल में खत्म करने के लिए। कुछ समय के बाद वही एजेंट बॉन तक पहुंच जाता है और शहर की छतों, सड़कों और इमारतों के बीच दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। काफी देर तक ये फाइट बराबरी की नजर आती है, लेकिन आखिर में बॉन उसकी हथियारबंदी तोड़कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद अभी बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉन पामेला लैंडी से मिलने पहुंचता है, ठीक उसी जगह पर जहां सालों पहले उसे पहली बार लाया गया था, जहां उस पर प्रयोग करके उसे एक हथियार में बदला गया था। यहाँ पामेला से मिलने के बाद वो उसे वो सारी खुफिया फाइल्स सौंप देता है जो उसने नोआ वॉजेन के ऑफिस से चुराई थी। ट्रेडस्टोन, ब्लैक ब्रेयर, गुप्त हत्याएं, गैर कानूनी निगरानी और इतने सालों से छुपाई गई सारी काली सच्चाइयां। अब जैसे ही पामेला इन फाइल्स को देखती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये कागज CIA के लिए कितने खतरनाक हैं। इन्हें वापस पाने के लिए वॉजेन और उसके लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए वो बिना देरी किए इन्हें सुरक्षित चैनल से अपने ऑफिस भिजवा देती है। और फिर वही होता है जिसका उसे डर था। जल्दी ही ये खबर CIA के टॉप लेवल तक पहुंच जाती है कि पामेला के पास अब ब्लैक ब्रेयर के पूरे सबूत पहुंच चुके हैं। इसके बाद नोआ वॉजेन अपने सारे हथियारबंद लोगों को उसी पुरानी सुविधा पर भेज देता है, क्योंकि अब वो बॉन, पामेला और इन फाइलों से जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है। उधर उसी समय हम बॉन को उस हॉस्पिटल जैसी सुविधा के अंदर घूमते हुए देखते हैं। वो हर कमरे, हर गलियारे, हर स्ट्रेचर और हर शीशे को देखता है और उसके दिमाग में उन दिनों की झलकियां वापस आने लगती हैं जब उसे यहाँ लाया गया था। उसकी पुरानी पहचान तोड़ी गई थी और उसे दर्द, डर और ब्रेन वॉश के बीच में जेसन बॉर्न नाम की नई पहचान दी गई थी। इसी दौरान उसकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ती है, वही आदमी जिसने कभी उस पर सारे प्रयोग किए थे और उसे बार बार सवालों, टॉर्चर और प्रोग्रामिंग के बीच तोड़ा था। अब बॉर्न उसे पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे ही चुना गया जबकि इस दुनिया में इतने लोग थे, क्यों उसे पता होते हुए भी कि उसका इस्तेमाल किस तरह के खून खराबे के लिए किया जाएगा उसने उसे इस खेल में झोंक दिया। अब वो डॉक्टर जो जानता है कि CIA की टीम किसी भी वक्त अंदर घुसने वाली है,
वो बॉन्ड को बातों में उलझाने की कोशिश करता रहता है। कभी कहता है कि उसने देश के लिए ये सब किया है, कभी ये कि लोग खुद ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, और कभी ये कि ये सब जरूरी था। अब इसी बीच उसे पता चलता है कि वॉजेन के लोग बिल्डिंग के अंदर तक पहुंच चुके हैं। ये देखते ही बॉन्ड अपनी चालाकी और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। वो अपना रास्ता बदलता है और गलियारों और सीढ़ियों के बीच से घूमकर पीछे की तरफ निकल जाता है, ताकि डायरेक्ट फाइट से बचकर अपने असली मकसद तक पहुंच सके। फिर बिल्डिंग के दूसरी तरफ से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद हम फिर उसी ब्लैक ब्रायर एजेंट को देखते हैं, जिसे नोआ वॉजेन ने बॉन्ड के पीछे भेजा था और जिसे बॉन्ड पहले घायल हालत में छोड़ चुका था। अब वो एजेंट भी यहाँ पहुंच चुका है और मौका देखकर बॉन्ड को फिर से निशाने पर लेने वाला होता है। लेकिन गोली चलाने से पहले वो एक सवाल पूछता है, तुमने मुझे पहले जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर तुम चाहते तो मुझे वही मार सकते थे। तो इतने में बॉन्ड कहता है, क्योंकि मैं अब वो नहीं हूँ जिसे उन्होंने बनाया था। उन्होंने हमेशा हमें सिर्फ कातिल बनाना चाहा, हमें ऐसा इंसान बनाना चाहा जो बिना सोचे समझे लोगों को मारता रहे। लेकिन हम सिर्फ वही नहीं हैं, हम इंसान हैं, सिर्फ हथियार नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा और तुम्हें भी वो लोग ऐसा ही बना रहे हैं, जबकि तुम भी दिल से एक कातिल नहीं हो। उसके शब्द उस एजेंट के अंदर कहीं गहराई तक उतर जाते हैं और उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद बॉन्ड सच बोल रहा है और वो खुद भी गलत के पक्ष में खड़ा है। अब कुछ पलों की चुप्पी के बाद वो बॉन्ड पर से बंदूक हटा देता है और उसे जाने देता है, जबकि पीछे से नोआ वॉजेन के लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी समय वॉजेन ऊपर किसी बिल्डिंग या ऊंचे पॉइंट पर बैठा दूर से बॉन्ड को देख रहा होता है और मौका मिलते ही उस पर गोलियां चला देता है। तभी गोली बॉन्ड को लगती है और हम देखते हैं कि वो इमारत के किनारे से नीचे पानी की तरफ गिरता है, मानो सब कुछ यहीं पर खत्म हो रहा हो। अब वॉजेन और CIA के लोग ऊपर से पानी की सतह पर नजर डालते हैं, जहां कुछ पल के लिए बॉन्ड की बॉडी पानी पर स्थिर नजर आती है, बिना किसी हलचल के, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि इस बार जेसन बॉर्न सचमुच में मर चुका है। और इसी यकीन के साथ वो वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ एक और सफल ऑपरेशन की रिपोर्ट भर देनी है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग बॉन्ड की बॉडी को निकालने के लिए वापस आते हैं तो उन्हें पानी में कुछ नहीं मिलता। उसके शरीर का कोई भी निशान वहां नहीं होता, मानो वो हवा में घुल गया हो। अब कुछ समय के बाद हम निकी पार्सन्स को देखते हैं, जो किसी कमरे में बैठकर न्यूज चैनल देख रही होती है। इस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नोआ वॉजेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि उसने ब्लैक ब्रेयर और ट्रेड स्टोन के नाम पर कितने बेगुनाहों को मारा, गैर कानूनी ऑपरेशंस चलाए और अपने फायदे के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया। ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाता है। वो सारी फाइलें पामेला लैंडी को सौंप दी थी और लैंडी ने बिना डरे उन सबूतों को सामने लाकर नोआ के सारे पापों का खुलासा कर दिया। अब CIA के भीतर क्लीन अप शुरू हो चुका है और ऊपर बैठे कई लोगों की कुर्सियां हिलने लगी हैं। लेकिन स्क्रीन पर कहीं भी जेसन बॉर्न का नाम आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह से अदृश्य गवाह की तरह दिखता है। इसी न्यूज के बीच अचानक हम पानी की गहराई में जेसन बॉर्न को तैरता हुआ देखते हैं, मानो कुछ सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल निश्चल पड़ा हो। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर हल्का सा हिलता है, हाथ और पैर चलने लगते हैं और वो धीरे धीरे पानी के अंदर से तैरकर आगे बढ़ जाता है, बिना किसी के सामने आए, बिना कोई निशान छोड़े, फिर से दुनिया की नजरों से गुम हो जाने के लिए। और यहीं पर दी बॉर्न अल्टीमेटम की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जेसन बॉर्न की कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इस सीरीज में अभी 2 और फिल्में बाकी हैं, जिनमें उसकी जिंदगी, उसके अतीत और CIA के साथ उसकी जंग के और भी नए पड़ाव सामने आते हैं, जिन्हें हम जल्द ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। तो उन वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।